Good evening, everyone. Private Banker once again welcome you all and Shailendra sir for another interesting discussion on markets and also on budget. कि ये सारे जो इवेंट्स आते रहते हैं, चाहे बजट का हो, चाहे वो वायरस भी एक इवेंट ही है, ये हमारी इन्वेस्टर्स को और या इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसे इम्पैक्ट करेगा. To start with, just a brief all the investors who are just joining us today for the first time. Shailendra ji is into the markets and into research since last 20 years. IIT दिल्ली से पढ़े हुए एक्सपीरियंस हैंड्स के साथ अपनी बहुत बड़ी टीम, रिसर्च टीम के साथ हमें रेगुलर एडवाइस करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई भी छोटा इन्वेस्टर हो चाहे वो बड़ा इन्वेस्टर हो, उसको मार्केट में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. क्या रेगुलर इन्वेस्टिंग जरूरी है, प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है, किस तरह के इन्वेस्टमेंट जरूरी हैं आपके पोर्टफोलियो में, और मार्केट के ये जो इवेंट्स होते हैं जैसे बजट हो गया, इंटरेस्ट रेट हाइक हो गई, यूएस में कोई चेंज आया, या चाइना जैसी कंट्रीज ने कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज में कुछ इम्पैक्ट किया, तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. और वी वेलकम शैलेंद्र जी वंस अगेन टू गाइड अस एंड एनलाइटन अस ऑन, क्योंकि बड़ा इवेंट माना जाता है बजट, और आगे इलेक्शंस का टाइम है, वायरस एक आता है तो दूसरा चला जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा रेडी होता है. सो वो सब चीजें भी क्या हमें इम्पैक्ट करेंगी हमारे इन्वेस्टमेंट्स में. Let's go to Shailendra ji once again. I thank you, Shailendra ji, to join us for our investors and giving us the update and market research. Over to you, sir. Thank you, Garima. Thanks a lot. Thanks for inviting me to talk today to all the investors. Folks, very good afternoon to all of you. It's a pleasure all mine that I am back here on a platform of private bankers to speak to you about some of the ideas which is running in my mind. So what I'll do in my conversation, allow me to add my deck, just a second, yeah. So what I'm gonna do today right now, I'll briefly speak about 15-20 minutes right now, share with you some of the ideas that I have. I'll talk about mostly those ideas which I think will remain valid. Whether a new virus comes, whether a bad budget comes, it doesn't matter. I'll talk in my initial opening 15-20 minutes of presentation primarily regarding the underlying factors which for us as an investor is very, very important. हमें as a निवेशक कौन सी 4-5 बड़ी बुनियादी चीजें याद रखनी है, क्योंकि जो लिक्विडिटी इंपैक्टिंग इवेंट होंगे या सेंटिमेंट के इंपैक्ट करने वाले इवेंट होंगे वो तो बहुतेरे होते रहेंगे, पूरे साल होते रहेंगे, हर साल होते रहेंगे, पहले भी होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे. 4-5 जो मुख्य बुनियादी चीजें हैं जिन्हें हम सबको ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा. एंड आई होप एज द होल थिंग प्रोग्रेसेस एंड आपके जो सवाल होंगे उनके आधार पे वो जो टेम्पोरल इश्यूज है, जो समसामयिक इशू है, जो relevant for the topic है, maybe budget, maybe virus and stuff like that, I'll try to share my views on those. But initially मैं 15-20 मिनट अपने कुछ बुनियादी थॉट्स शेयर करना चाहूंगा जो आपके लिए वैलिड है for the whole calendar 2022 and this will remain valid at least till 2024. तो मैं अभी जो बातें करूंगा ये वो बातें हैं जो इस साल के लिए, अगले साल के लिए और उसके बाद वाले साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिन्हें ध्यान रखना चाहिए. तो पहली बात, 2021 में टुडे इफ आई आस्क एनी ऑफ यू, अगर आज मैं आप किसी से भी बात करूं तो आप सब बोलेंगे बाजार बहुत तेज है, राइट, मार्केट काफी ऊपर है. दिस इज ए कॉमन व्हेन आई टॉक टू एनी इन्वेस्टर्स और एडवाइजर, वेरी कॉमन डायलॉग इज सर बाजार बहुत तेज हो गया है, अभी क्या करना है. नाउ लेट मी शेयर यू सम डेटा ऑन दिस स्टेटमेंट, बाजार बहुत तेज है. कैलेंडर ईयर 2018 द निफ्टी वाज अप बाय 3%. 2018 के कैलेंडर ईयर में निफ्टी वाज अप ओनली फ्रॉम 31st December 17 to 31st December 2018, निफ्टी वाज अप बाय ओनली 3%. In 2019 the nifty was up by 12%. In 2020 for the calendar it was up only by 15%. And last year that we passed, 2021, the yearly return, the calendar year return was 24%. Now
टेक एवरेज ऑफ द 4, अगर हम इस 4 के एवरेज लें, अगर हम ये देखें कि इनका एवरेज क्या है, 3%, 12%, 15%, 24%, just do a mental mathematics, the average comes out to be 13.25%. पिछले 4 सालों में किसी इन्वेस्टर ने निफ्टी में पैसे लगाए होते, forget my PMS or a mutual fund or anything, plain vanilla Nifty, because Nifty is the biggest benchmark as far as the Indian equity is concerned. तो पिछले 4 साल में जो एवरेज रिटर्न आया है वो सिर्फ 13%, 13.25% है. Now whether 13.25% is high or low you can think about. भारतीय इक्विटी बाजार ने पिछले 30 साल, 40 साल, 20 साल के इतिहास में जो लॉन्ग पीरियड एवरेज कहते हैं, जिसे व्हाट इज कॉल्ड लॉन्ग LPA, लॉन्ग पीरियड एवरेज, इज मोर देन 14.5%, ऑलमोस्ट 15%. यानी पिछले 30 साल का जो एवरेज रिटर्न है बाजारों का वो 15% के आसपास है, 15% के आसपास है. और पिछला 4 साल का रिटर्न एवरेज से भी नीचे है. तो हमारे नोशन में जो ये हमारे दिमाग में जो ख्याल है कि बाजार बहुत तेज है और हम बहुत बढ़ चुके हैं, ये नोशन हमें कहीं रिविजिट करने की जरूरत है. हमारे पिछले 4 साल का रिटर्न एवरेज लॉन्ग टर्म 20 और 30 ईयर इन्वेस्टिंग के रिटर्न से नीचे का रहा है. सो दैट टेल्स यू कि हमें पहले तो जब 2022 में विंटर किए हैं तो हमारे मन में ये थॉट नहीं होना चाहिए कि बाजार बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि ये जो बहुत तेजी लग रहा है आपको, वो बेसिकली लग रहा है 2020 के मार्च में, लास्ट कैलेंडर ईयर 2020, लास्ट कैलेंडर ईयर कि मार्च और अप्रैल में जो बाजार में कोविड के बाद एक लंबी मंदी आई थी, एंड वी सॉ ए निफ्टी लाइक 8000 लेवल, 9000 लेवल, 7500 लेवल. और आज जब हम 17000 देखते हैं तो इन कंपैरिजन टू 8000, 17000 बहुत महंगा दिखता है इन ए पीरियड ऑफ 2 इयर्स, राइट. बट वो जो मोमेंटरी, वो जो एक महीने का एक डिप था, वो डिप इज नॉट रेलेवेंट. व्हाट इज रेलेवेंट फॉर यू एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इज कि हमारा लॉन्ग टर्म में रिटर्न क्या है, हमारा 3 साल में रिटर्न क्या है, राइट. हमारा 4 साल में रिटर्न क्या है, और वो रिटर्न जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उससे नीचे है. कहने का मतलब हमारा बाजार तेज है ही नहीं. हमने तो अभी एवरेज रिटर्न भी प्रोड्यूस नहीं किया कस्टमर के लिए. हमारे इन्वेस्टर को, जो उन्होंने शेयर में पैसे लगाए, उनको जितना रिटर्न आना चाहिए था 4 साल की अवधि में, हमने उतने प्रोड्यूस नहीं किए हैं. तो अगर बाजार ने, निफ्टी ने उतने रिटर्न नहीं दिए हैं, इसका मतलब निफ्टी तेज नहीं है. सो वी आर नॉट वेरी वेरी हाई. कीप दिस माइंड, बिकॉज कई बार लोगों के मन में निफ्टी के लेवल को देख करके कंफ्यूजन होता है और हम पैनिक में आकर के थोड़े गलत डिसीजन ले लेते हैं. वो हटाने की जरूरत है. तो दिस इज द वन थिंग विच आई वांट ऑल ऑफ यू टू सी वेरी ऑब्जेक्टिवली. हमें इमोशनली नहीं देखना है बाजार को, हमें बिल्कुल नंबर ड्रिवन ऑब्जेक्टिव वे में देखना है क्या चल रहा है. एंड दिस स्लाइड आई होप will help you have a good memory or good data point in your mind that you can look at the market in a more objective and rational manner. Let me share a couple of more thoughts on that. Ultimately, बाजारों में अगर आप 3 साल के निवेशक हैं, if you are a truly investor, हम कहते हैं हम इन्वेस्टर हैं पर हम रोज का रोज भाव देखते हैं, पर अगर आप ट्रूली इन्वेस्टर हैं तो कम से कम 3 साल का आपको सोच के चलना होता है, राइट. अभी 3 साल के लिए बाजार में हमें कितना रिटर्न मिलेगा, उसका सबसे बड़ा ड्राइवर क्या है? ड्राइवर 2 ही होते हैं प्राइमरली. अर्निंग क्या होगी और वैल्यूएशन क्या होगा. कोई भी बाजारों में आज बाजार जिस भी लेवल पे है, उस लेवल को बताने के लिए कि लेवल क्या है, हमें उस लेवल को 2 भाग में बांटना होता है. अर्निंग की वजह से कितना है और वैल्यूएशन मल्टीपल की वजह से कितना है, राइट. नाउ आपकी स्क्रीन पे जो टेबल दिख रहा है, ये जो बार चार्ट है, ये निफ्टी का अर्निंग पर शेयर है. FY12 वित्तीय वर्ष 2012 349, यानी निफ्टी, हमारा जो निफ्टी है, पॉपुलर निफ्टी, उसका जो अर्निंग पर शेयर था फॉर निफ्टी, यानी वो जो 50 शेयर निफ्टी के अंदर में उनका जो एवरेज था वो 349 था. 2020 के FY22 वित्तीय वर्ष 2020 466, वित्तीय वर्ष 2021 503, एंड नाउ FY22 वी आर इन मार्च में ये वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा. अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो क्या बता रहा है कि 2021 के अंदर में, 2021 मार्च के अंदर में निफ्टी की अर्निंग थी 503 रुपए की, यानी पर निफ्टी जो अर्निंग पर शेयर है, पर निफ्टी जो अर्निंग है वो 503 का था, 503 का था. और वित्तीय वर्ष 2024 में, वित्तीय वर्ष 2024 का मतलब 2024 का जो साल है, मार्च 2024, वहां पे अर्निंग 1017 होगी. आप ये एस्टिमेट, जितने भी सोर्सेज हैं, ब्लूमबर्ग के या अलग अलग ब्रोकर्स के जो रिपोर्ट्स आते हैं अर्निंग पर शेयर के, ये हमारा खुद का अनुमान है, बट ऑलमोस्ट इन लाइन विद व्हाट द कंसेंसस एस्टिमेट इज. इट्स नॉट ए इन्फ्लेटेड नंबर. तो आप क्या पाएंगे कि
आने वाले 3 सालों में अर्निंग में बहुत तेज उछाल है, अर्निंग बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। निफ्टी का क्या होगा मालूम नहीं है, पर निफ्टी की अर्निंग डबल होने वाली है। 503 503 टू 1017 इज ऑलमोस्ट डबल, मोर देन डबल रेदर। दैट मीन्स अगर आप 3 साल के निवेशक हैं, आपके लिए तो हमने कहा 2 चीजें मैटर करती हैं, अर्निंग पर शेयर क्या होगा और प्राइस अर्निंग मल्टीपल कितनी होगी, वैल्यूएशन मल्टीपल क्या होगा। क्योंकि अगर आप अर्निंग पर शेयर में प्राइस अर्निंग को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है प्राइस। मार्केट प्राइस इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर एंड प्राइस अर्निंग मल्टीपल। तो हमें पता है हमें लाभ तो प्राइस से मिलना है, भाव कितना बढ़ेगा, और ये भाव बढ़ेगा या तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए या प्राइस अर्निंग मल्टीपल बढ़ जाए, राइट? बिकॉज प्राइस इज नथिंग बट अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो। नाउ अर्निंग पर शेयर डबल होने वाला है। 503 था मार्च 2021 में और 1017 होने वाला है। हम मोटा मोटा 1000 मान लें, राइट? तो अर्निंग में तो तेजी आने वाली है। अब हम थोड़ी बात करें प्राइस अर्निंग रेशियो की। मुझे पता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्राइस अर्निंग रेशियो को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे पिछले 5-10 सालों से भी। आप अपने डेटा को चेक करें, आप जाकर के उन डेटा को देखें तो आप पाएंगे कि निफ्टी पिछले 6-8 सालों में हर साल, हर एक कैलेंडर ईयर में वो एक न एक बार 24 प्राइस अर्निंग पे जाता है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई एम सेइंग। द प्राइस अर्निंग रेशियो साल में साल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 24 टाइम होता है हमेशा। प्राइस अर्निंग रेशियो 24 का रहता है, नीचे में 18 का, नीचे में 18 टाइम और ऊपर में 24 टाइम का रहता है। So that is the range of price earning ratio. अब जैसे हमने बात करी, आई होप आई एक्सप्लेन यू वेल, कि प्राइस इज नथिंग बट अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो। तो ये 1000 का जो अर्निंग पर शेयर होगा उसमें आप 24 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 24,400 बनेगा। इफ यू मल्टीप्लाई 1017 बाय 24 यू विल कम टू ए नंबर कॉल्ड 24,400, नियर अराउंड। हम मोटे मोटा मैथ की बात कर रहे हैं। आज हमारा बाजार कहाँ पे है? Today the Nifty is trading at 17,200, right? 17,300, I'm not sure of exact number. So what we are seeing कि 2024 के साल में, in the year 2024, निफ्टी का अर्निंग होगा 1017 का, और साल में एक बार 24 का पी आता है। ये पिछला 8-10 साल का इतिहास बताता है हमारे बाजारों का। तो 2024 के साल में, इन द कैलेंडर ईयर 2014, निफ्टी टू बी ट्रेडिंग एट 24,400 इज ऑलमोस्ट गिवन थिंग। बाजार का लेवल, निफ्टी का लेवल 2024 के कैलेंडर ईयर में, इन द कैलेंडर ईयर 2024, द मार्केट विल बी नियर 24,400 इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी केस। टुडे वी आर एट 17,200। दैट मीन्स हम कुछ ना करें, हम कुछ एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं, हम मोटा मोटा निफ्टी भी ले लें, देन व्हाट प्राइस गेन आई विल हैव from 17,200 300 to 24,400, which is nearly 38-39% return. आज 2022 का जनवरी एंड होने वाला है और हम बात 2024 ही कर रहे हैं, 24 मार्च ही कर रहे हैं टू बी प्रिसाइज, FY24। इसका मतलब अगले 2-2.5 सालों में, अगले 2.5 सालों के अंदर में तकरीबन 39-38% और 40% रिटर्न बनने की संभावना सिंपल लॉजिक पे है। सिंपल लॉजिक पे है। मैं कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता मैटर को आपके लिए। 39% 2.5 ईयर में, राइट? और 2 साल के अंदर में या 2.5 साल के अंदर में अगर 40% रिटर्न आता है, इसका मतलब हमारा जो एनुअल रिटर्न होगा वो 17-18% तो पक्का ही होगा। यानी पिछले 4 सालों में हमारा जो रिटर्न था 13.25%, आई शोड यू जस्ट इन द प्रीवियस स्लाइड, which was lower than the long term average 15-16%, which is the long term average of Nifty Sensex. Next 3-4 year will be a number higher than the long period average. Last 4 year was lower than long period average. Next 3-4 year will be higher than long period average. 17-18% का एनुअलाइज रिटर्न अगले 2.5 सालों में फॉर इन्वेस्टर जो आप इक्विटी एसेट क्लास में पैसा लगाते हो। इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूं मैं अमेरिकन मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं वहां पे बेयरिश हूं। इफ यू आस्क मी माय व्यू ऑन अमेरिकन मार्केट, आई एम बेयरिश देयर। मुझे अर्निंग पर शेयर वहां पे घटती दिख रही है रेदर, राइट? सो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक टू टॉक। व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू इज वेरी सिंपल फोक्स, इन ए वेरी सिंपल फ्रेमवर्क। क्या सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए? छोटी घटनाएं, जो घटनाएं बाजारों के लिक्विडिटी को, 2-4 दिन के मूवमेंट को, 15 दिन, महीने भर के तेजी मंदी को निर्धारित करेंगे, उसके बारे में हम Q&A में बात करेंगे। बट मैं आपको एक स्ट्रक्चरल विचार देना चाह रहा था कि बाजार बहुत तेज नहीं है। हम लॉन्ग पीरियड एवरेज, भारत के बाजारों ने जो लॉन्ग टर्म रिटर्न दिया है उससे पिछला 4 साल का रिटर्न लोअर है। और दूसरा, बेस्ड अपॉन सिंपल नंबर,
कि भैया निफ्टी कितना पैसा कमाएगी, निफ्टी अर्निंग पर शेयर क्या देगी, और बाजार उस निफ्टी की अर्निंग को कितना मल्टीपल देगा, एक मोटा मोटा अनुमान। उसके आधार पे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि अगले 3-4 सालों में जो लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न है निफ्टी का, उससे ज्यादा रिटर्न आना चाहिए, नॉट कम आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में ज्यादा रिटर्न आएगा, पर अगर आपने आज के लेवल पे निवेश किया और 2024 आपका, आप एक्चुअली एक इन्वेस्टर हैं और आपको 3 साल तक रखना होता है, तो you will be happy in a year 2024. Be very sure about it. Before I end, I end my basic conversation with you. 4-5 चीजें हैं इंडिया के अंदर में जो बहुत स्ट्रक्चरल हैं और उसका वायरस का प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। वायरस को ऐसा नहीं है जो उस घटनाओं को प्रभाव डालता है, न ही बजट प्रभाव डालेगा उस पर। वो वैसी बातें हैं जिसपे इन चीजों का प्रभाव नहीं है, वो स्ट्रक्चरल है। क्या है? पहला, फॉर्मलाइजेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी इज फॉर्मलाइजिंग वेरी वेरी फास्ट। यू लुक एट एनी सेक्टर, the formal companies are becoming bigger and bigger, and SME, MSME have an issue, right? We know what is the ramification of that. We'll talk separately. But the basic thing is, a formalizing economy is very good for stock market, and this is the reason why stock market is booming so much. Secondly, profitization. बड़ी कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं, उनका जो मार्जिन है कमाने का वो ज्यादा हो गया है। अगेन, शेयर बाजारों में सिर्फ बड़ी कंपनियों की ट्रेडिंग होती है, छोटी की नहीं होती है। और जब बड़ों का फायदा होता है, बाजार का फायदा होता है, क्योंकि बाजार में बड़े लोग ही होते हैं, राइट? बहुत छोटे निवेशक भी बाजार में नहीं आते हैं और बहुत छोटे कंपनियां ही बाजार में नहीं आती हैं। इक्विटी मार्केट इज ऑल अबाउट बिग बिग बिग, और बड़े कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ रहा है। डिजिटलाइजेशन, वायरस ने उल्टा डिजिटलाइजेशन को बढ़ा दिया है। टुडे द होल वर्ल्ड इज डिजिटलाइजिंग, राइट? हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमी, वी से एग्रीकल्चर कितना है, इंडस्ट्री कितना है, सर्विसेज कितना है। टेक माय वर्ड फोक्स, आफ्टर 5-10 years पीपल विल टॉक एग्रीकल्चर कितना है, इंडस्ट्री कितना है, सर्विसेज कितना है, और डिजिटल कितना है। Today in our economy per se, we have 3% of contribution to the overall India GDP, the digital part of the economy. I am pretty sure that number will be 10% plus in next 5 years. Again, this is a structural story favoring India. Interest rate, we may talk in a Q&A what the impact of US interest rate will be. And US में interest rate बढ़ने वाला है. US is not in a good shape to my mind. But differential, यहाँ के ब्याज की दर और वहां के ब्याज की दर के बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस नैरो होने वाला है। हमारे यहाँ ब्याज की दर 6% है, वहां ब्याज की दर 0.5% थी, 0% थी। कल को हमारे यहाँ ब्याज की दर 7% की होगी, उनके यहाँ 2.5% की होगी। यानी हमारे यहाँ भी ब्याज की दर बढ़ेगी, बट इंक्रीमेंटली एज ए डेल्टा जो डिफरेंस होगा हमारी ब्याज की दर का और जो बाकी अलग अलग देश हैं वर्ल्ड के, चाइना, कोरिया, यूके, यूएस, वहां की जो ब्याज की दर है वो डिफरेंस घटने वाला है। अगेन, इसका प्रभाव स्ट्रक्चरल है। रिटेल कमिंग टू द इंडियन स्टॉक मार्केट, आई थिंक ये स्ट्रक्चरल है और बहुत समय तक रहने वाला है। चौथा, कई बार हम बात करते हैं FII फ्लो की। FII के पास जितना पैसा है, उनकी जो टोटल AUM है FII की, चाहे वो सॉवरेन फंड हो, हेज फंड हो, म्यूचुअल फंड्स हो, उनके पूरे असेट का इंडिया के अंदर में निवेश 1% से भी कम है। ओवरऑल जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, उनके टोटल इन्वेस्टमेंट्स का जो इंडिया में पैसा आया हुआ है, वो उनके टोटल AUM का लेस देन 1% है, राइट? हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी का 3% है, राइट? आर इकोनॉमी इज अबाउट 3% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, बट FPI और FII and all the hedge funds, sovereign funds and all, their combined AUM allocation to India is less than 1%. And I am pretty sure we can discuss in the Q&A also. Come 2022 second half and 2023, story is going to become very very different. So folks, what I'm saying is, market बहुत तेज नहीं है। Please don't think market बहुत तेज हो गया, अब क्या होगा, अब तो बहुत तेज हो गया। No, data wise, in reality, that is not the case. हमें ऑप्टिकली लग रहा है ज्यादा है, बिकॉज कोरोना की वजह से टेम्पोरली फॉर 2 months एक बड़ा डिप आ गया था और वो हमारे दिमाग में वो लेवल कहीं फंसा पड़ा है, जिस कारण से हमें बाजार का लेवल बहुत हाई दिख रहा है। आई डोंट एग्री विद दैट ऑप्टिकलनेस। द रियलिटी इज वी आर नॉट वेरी वेरी हाई, और हमारे जो नॉर्मल नंबर्स है, कंपनियों की जो प्रॉफिट आ रही है, जिस कारण से निफ्टी की अर्निंग बनती है, वो अर्निंग के आधार पे, नॉर्मल वैल्यूएशन मल्टीपल के आधार पे जो हमारा हेडरूम है, वो हेडरूम एबव एवरेज रिटर्न का है, 17-18% एनुअलाइज रिटर्न का है अगले 3 सालों के निवेश के लिए। मैं 3 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। इफ यू आस्क मी, आई एम आल्सो लिटिल बेयरिश अबाउट द मार्केट इन ए वेरी शॉर्ट टर्म। आई कैन गिव यू माय रीजंस, बट द आइडिया इज देयर इज अ वेरी हाई चांस that if you are a 2-3 year investor, in a secular sense, you will make 17-18% annualized return when the year 2024 will come.
और वैसा होने के लिए, उस तेजी होने के लिए जो कारण है, वो कारणों का जो छोटे मोटी घटनाएं घट रही हैं, अमेरिका में क्यूई बंद हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो टेम्पोररी इवेंट महीना 2 महीना हमारे इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट को रोकेंगे, प्रॉफिट नहीं होने देंगे। बट जो बुनियादी रीजन है, जो स्ट्रक्चरल रीजन है, जो स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रक्ट है हमारी इकोनॉमी का और इक्विटी मार्केट का, वो इतने स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स पे बेस्ड है, फॉर्मलाइजेशन के, प्रॉफिटाइजेशन के, डिजिटलाइजेशन के, इंटरेस्ट रेट नैरोइंग डिफरेंशियल के, रिटेल के, एलोकेशन के, दैट वी आर इन अ वेरी गुड हैंड. Our equity investments are in good hand in India. Don't get myopic because of 1-2 month of the kind of market we are seeing, because I am pretty sure you will see such market for another few months. But folks, in a structural construct, if you are a really a 2-3 year investor, what makes sense to you, I spoke about it, and all the short term thing which is going in your head right now, I hope I'll address in my Q&A. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your input. Just Garima, just allow me a second. I mean, just let me share one chart. I just forgot to share this. Yeah. Okay. I hope some of you here who are on the call today, आप लोगों को थोड़ा चार्ट देखने की आदत होगी. मैं चार्टिस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट टेक्निकल एनालिस्ट, मुझे टेक्निकल आती भी नहीं है. मैं बिल्कुल इकोनॉमिस्ट हूँ, शेयर समझता हूँ, कंपनियों के बिजनेस समझता हूँ. बट एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ फॉर फ्यू ऑफ यू हु विल बी इंटरेस्टेड इनटू. ये रेशियो चार्ट है. रेशियो चार्ट में ये सिंगल शेयर का चार्ट नहीं है, ये रेशियो का चार्ट है. रेशियो क्या है? न्यूमरेटर में निफ्टी है, डिनोमिनेटर में डॉ जोन इंडेक्स है. दिस रेशियो इज न्यूमरेटर, होता ना A अपॉन B, तो न्यूमरेटर में निफ्टी है, डिनोमिनेटर में डॉ जोन्स है. यानी ये चार्ट ऊपर जाने का मतलब है निफ्टी ऊपर जा रहा है, गिरने का मतलब है निफ्टी नीचे जा रहा है. और ये पिछले 20-25 सालों का चार्ट है. आप देख सकते हैं इन द ईयर 2002 टू 2010 निफ्टी इन कंपैरिजन टू डॉ जोन्स बहुत तेज हो रहा था और ये चार्ट बहुत ऊपर गया. बट सिंस 2011 टिल 2020 ये चार्ट नीचे की तरफ है, राइट? बट लुक एट 2021 एंड नाउ the chart clearly looks a breakout kind of situation. This again is telling you in a global construct when there are worries, and there are a lot of global worries. QE खत्म होने वाला है, ब्याज की दर बढ़ने वाली है, वो वरी है. पर इस वरी में ये जो रेशियो चार्ट है, निफ्टी रेशियो डॉ जोन्स का, ये चार्ट ये बता रहा है कि वर्ल्ड में बदलाव है. 2022 विल बी रिमेम्बर्ड एज अ रीसेट ईयर. मैं कई लोगों से बात करता हूं कि 2022 पूरे विश्व के इतिहास में, इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक रीसेट ईयर होगा, क्योंकि पिछले 12-13 सालों से इजी मनी चल रही थी, क्यूई चल रहा था, राइट? और हर एक सेंट्रल बैंक का, चाहे जापान हो, कोरिया हो, इंडिया हो, यूरोप हो, यूएस हो, बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसी में रिलैक्सेशन रहा और बहुत लिक्विडिटी आई. 2022 में वो ये जो 12-15 सालों से चला रहा ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है, रीसेट ईयर है. बट रीसेट ईयर में इंडिया को एडवांटेज होने वाला है. अगर ये चार्ट, इफ द चार्ट व्हाट चार्ट इज शोइंग इज करेक्ट, इट इज टेलिंग कि ये जो पूरे विश्व में बदलाव आ रहा है ब्याज को लेकर के, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, इसका जो अल्टीमेट प्रभाव पड़ेगा वित्तीय बाजारों पे, स्टॉक मार्केट पे, उसमें इंडिया एडवांटेज है. बिकॉज ये निफ्टी टू डॉ जोन इंडेक्स ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड दिख रहा है यहाँ पे. आई एम नॉट अ टेक्निकल एनालिस्ट, so I will not be able to give you complete what the interpretation of the charts are, but what I can tell you folks is things looks quite positive in India says in a structural construct. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. सर, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हम ले सकते हैं. सबसे पहले तो आपने स्ट्रक्चरली हमें समझा दिया कि हाउ मार्केट विल बिहेव. पिछले 1 महीने में आप भी ट्रैक कर रहे हैं और हम सब भी ट्रैक कर रहे हैं कि मार्केट 16,400 से बढ़कर 18,000 तक के लेवल पे जाके फिर वापस 17 पे आई है. तो डू यू थिंक कि इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर? Is it a right time to put all the money now, or should we stagger the money for next 2-3 months और थोड़ा पैसा डालते रहें? राइट. तो पहली बात तो ये मैं सबको बताना चाहूंगा कि मार्केट में फॉल होना, मार्केट में करेक्शन आना, ये मार्केट का एक नेचुरल स्वभाव है. दिस इज अ वेरी नेचुरल टू मार्केट. इंडिया के अंदर में भी जो पुराने टाइम पे बुल रन रही हैं, आप में से कई लोग होंगे जो 2003, 2004, 2005 के टाइम में भी भारत में इंडियन मार्केट में निवेश कर रहे थे आप. एंड दैट टाइम इंडिया के बाजारों ने बहुत अच्छी तेजी दी थी. फ्रॉम 2002 टू 2008, 2002 से 2008 के बीच में निफ्टी फ्रॉम 1000 वो गई थी 6000 तक, यानी निफ्टी 6 गुना बढ़ा था. इन बिटवीन कैलेंडर ईयर 2002 एंड 2008 निफ्टी हैड गॉन 6x, 1000 लेवल से 6000 लेवल पे.
अगर हम उस तेजी को भी याद करें तो उस तेजी के बीच में सब मिला के 7 टाइम्स बड़े बड़े करेक्शन हुए थे, काफी मंदियां आई थी बीच में। यानी ए मार्केट वेयर निफ्टी वाज गोइंग वेरी वेरी स्ट्रांग इन ए सेकुलर सेंस, ऑलमोस्ट 6 टाइम का मुनाफा हुआ था 8 सालों के अंदर, 6-7 सालों के अंदर में। बट उस मार्केट के बीच में भी कई बार मंदियां आई। इनफैक्ट आई जस्ट शेयर विथ यू, देयर वर 7 करेक्शन व्हिच हैड हैपेंड, राइट। और इनफैक्ट हमने फॉरगेट 2002 2008 जो अभी पिछला बुल मार्केट था 2013 से 2018 का, आप में से काफी काफी लोगों को याद होगा 14 15 16 17 की तेजी, राइट। उस मार्केट में भी अगर आप 2013 से 17 का चार्ट देखेंगे, 14 से 18 का तेजी देखेंगे, तो सब मिला के 7 करेक्शन हुए थे। यानी वो तेजी जहां निफ्टी काफी बढ़ी थी, ऑलमोस्ट 2.5 गुना 3 गुना हुई थी, उस बीच में भी देयर वर 7 मोर करेक्शंस, राइट। तो मैं पहली बात तो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मंदी आती है, ये जो करेक्शन आता है बुल मार्केट के अंदर, हम बात कर रहे हैं कि 18-19% का रिटर्न आएगा, वैसे वाले मार्केट में भी करेक्शन होते हैं, ये बाजार का बेसिक स्वभाव है, राइट। आई जस्ट शेयर विथ यू माय स्क्रीन वंस अगेन टू जस्ट शेयर यू सम स्टफ ऑन द सेम थिंग। आप ये देखिए, हमने एक निष्कर्ष निकाला है, एक बुल मार्केट, एक आई कॉल इट करेक्शन मीटर, राइट। बुल मार्केट के अंदर में कम से कम 2 करेक्शन होते हैं जो 7-8% बाजार गिरता है, और इस बीच में करीब 22 ट्रेडिंग डे की मंदी आती है। 22 ट्रेडिंग डे का मतलब रफली एक महीना हो गया, ये 22 यहाँ पे ट्रेडिंग डेज है। 3 करेक्शन ऐसे आते हैं जहां बाजार 12-15% गिरता है, और तकरीबन 2 महीने का करेक्शन रहता है। कुछ करेक्शन 15 से 22%, 23% के होते हैं, और वैसे भी 2 करेक्शन होते हैं जो कि 117 दिन, मतलब अगर आप कैलेंडर डे लेंगे तो तकरीबन 6 महीना। यानी आपने आज भाव लिया और 6 महीने के बाद भी आपका एमपीओ हो सकता है नेगेटिव हो, आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा हो पॉजिटिव, राइट। तो बुल मार्केट के अंदर में भी ये अलग अलग 7 करेक्शन होते हैं, राइट। हमारा जो करंट बुल मार्केट है, आप जो राइट साइड में स्क्रीन देख रही हैं, ये जो बुल मार्केट हमारा हुआ है, इसके अंदर में 2 छोटे करेक्शन हुए थे 2021 में। दोनों कितने थे? 7% के। 2021 का अगर आपको जनवरी फरवरी याद हो तो करेक्शन चल रहा था वहां पे, राइट। नाउ करंट करेक्शन, ये जो अभी चल रहा है, बाजार पीक टू बॉटम 12% गिर चुका है, और अभी सब मिला के कुछ 70 डेज हो चुके हैं। 44 से जब ये पहला लो बनाया था, अभी कुछ 70 डेज हो चुका है। यानी हमारा करेक्शन एनदर 35-40 ट्रेडिंग सेशन रह सकता है, जो कि हमने दिखाया क्या नंबर यहाँ पे, जो नंबर ऑफ डेज करेक्शन के होते हैं वो होते हैं 117, यानी 120 ट्रेडिंग डेज। 120 ट्रेडिंग डेज का मतलब 6-7 महीने का आपका एक पीरियड हो जाएगा पूरा, राइट। तो 6 महीने तक की मंदी रह सकती है। अब हमने 18 अक्टूबर को हाई बनाया है, तो 18 अक्टूबर से 6-7 महीना कभी आता है, मार्च में आएगा, राइट, मार्च 2022 में। यानी हमारी जो करंट मंदी चल रही है बाजारों में, जो करेक्शन चल रहे हैं, मंदी इज नॉट द एप्रोप्रिएट वर्ड, जो करेक्शन चल रहा है, कैन लास्ट टिल मिडिल ऑफ मार्च और मे बी एंड ऑफ मार्च। कम अप्रैल वी विल बी बैक इन ए पॉजिटिव मंथ्स, दैट्स माय वन प्रोग्नोसिस। और नेचुरली हर मंदी के बहाने होते हैं। अभी का मंदी का बहाना है यूएस के जो फेड ने क्लियरली बोला आप टेपरिंग करेंगे, दैट इज द की रीजन, बाकी की स्टोरीज है। मेन रीजन मंदी का आना है क्योंकि नाउ क्यूई खत्म होगा, और इस 2022 के कैलेंडर ईयर में कम से कम 2 से 3 इंटरेस्ट रेट साइकिल, इंटरेस्ट रेट रेज होंगे यूएस में। दैट इज द की रीजन व्हाई एसेट क्लासेस आर फॉलिंग, इक्विटी इज फॉलिंग, चाहे वो अमेरिकन वित्तीय बाजार हो चाहे हमारा वित्तीय बाजार हो। ये जो इक्विटी में करेक्शन है वो बिकॉज वो है। नाउ अलग अलग समय मंदी के अलग बहाने होंगे। जब 2003 से 2007 की तेजी चल रही थी इंडिया में, 2002 से 2008 की, तब भी मंदी इतनी आई थी, बहाने अलग अलग थे। अगर आप में से कुछ लोगों को याद हो 2004 में जब यूपीए 1 की सरकार बनी थी, सरकार बनने के बाद बाजार 30% गिर गया था, राइट, बट 2 महीने के अंदर रिकवर कर गया। यानी बुल मार्केट में जो करेक्शन आते हैं उसमें रिकवरी फास्टर होती है। मैक्सिमम 120 दिन के आसपास ही करेक्शन आती है, जो तकरीबन 6 महीने का पीरियड होता है। 18 अक्टूबर को निफ्टी ने हाई बनाया है, उस हिसाब से 18 मार्च, मैं टेंटेटिव बात कर रहा हूं, आई एम नॉट अ टेक्निकल एनालिस्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू मैक्रो और ए क्वांटिटेटिव कंस्ट्रक्ट ऑफ द हाउ द मार्केट प्लेज आउट, एंड देन वी विल बी बैक इन ए रैलिंग मोड, दैट इज माय माइंड। कितना करेक्शन होगा, सी नो वन नोज फॉर श्योर एग्जैक्ट। आप एक ब्रॉडर, जैसे हमने 24,400 की बात करी 2024 में, मार्केट में भी 30,000, राइट। हम तो एक वो बना के चल रहे कि यहां तक आना ही चाहिए। तो अगर मैं इस नंबर को देखूं तो 15% फॉल इंडिया में होना चाहिए था। 15% फॉल का मतलब 18,600 का हाई बना है, तो 16,200 बनना चाहिए था। आई एम नॉट सेइंग कि बनेगा, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्पोरल फैक्टर। आज कल का बाजार कितना घटेगा या बढ़ेगा, 1 फरवरी को क्या होगा वो 1 फरवरी की घटना बताएगी, आपका आज का अनुमान काम नहीं करेगा, राइट। बट डायरेक्शनली कहां के बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो जाता है, राइट। जैसे मैंने कहा 18 मार्च के आसपास हमारा 6 महीना पूरा होगा करेक्शन का,
और वहां से जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है एज ए बायर, वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही अगर 15% बाजार की मंदी आती है, तो रिस्क रिवॉर्ड हमारे एज ए बायर, हम चूंकि इक्विटी के निवेशक हैं, तो हमारे लिए रिस्क रिवॉर्ड वापस से फेवरेबल हो जाएगा। सो दिस इज हाउ आई विल रीड। एंड सो समबडी ट्राइंग टू पुट मनी राइट नाउ, आई डोंट थिंक करंट इज अ बैड लेवल टू पुट इन, बट यस कीप सम गन पाउडर ड्राई, थोड़ा बचा के रखना है, जो कि हमको फरवरी मार्च में और डिप्लॉय करना पड़े। सो दैट इज विल बी द माय ब्रॉडर थिंग। सर, और एक और क्वेश्चन आया था। आपने जैसे फोरकास्ट बताया 2022-2023, 6 महीने, अगर मार्च से भी हम पैसा डालना शुरू करेंगे और हम 3 साल का होराइजन ना रख के सिर्फ 1 साल के होराइजन में भी पैसा डालते हैं, तो डू यू थिंक इट इज अ वाइजर वे टू लुक एट अ मार्केट फॉर 15-20% अपसाइड? Perfect, no doubt. I don't have any doubt on Garima. I mean, see what I am saying. अगर आप मार्च के महीने में, even if you take a 1 year view, that is 2023 का मार्च, right? The kind of earning I'm seeing for Nifty right now, liquidity थोड़ा bad condition में है, but I think liquidity will even out in the second half of this calendar year. In fact, मुझे क्या लगता है 2022 के उत्तरार्ध में, second half of 2022 में, हमारा जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, सॉवरेन बॉन्ड है, होपफुली उसकी लिस्टिंग ग्लोबल इंडेक्स में हो जाएगी। मतलब आर सॉवरेन बॉन्ड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉन्ड है, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल डेट मार्केट इंडाइसेस, एमएससीआई एंड अदर इंडाइसेस। मुझे ऐसा लगता है वो जब भी घटना घटेगी, मैं समय नहीं मालूम मुझे, मे बी बजट में थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी हमें, अगर इफ एफएम सी स्पीक समथिंग ऑन दैट। बट मुझे लगता है टुवर्ड सेकंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर हमारा बॉन्ड सॉवरेन बॉन्ड का पार्ट होगा, बिकॉज लास्ट टाइम जब जो एमएससीआई ने रिव्यू किया था, we were fitting all the conditions, bearing some taxation rules, which I hope this budget will take care of. If that happens, इतने डॉलर आने वाले हैं इंडिया में, you will not believe. And once पैसे डेट के माध्यम से भी आएंगे, and there are different estimates. Some people are saying पहले साल में $10 billion आएगा, somebody is saying $30 billion आएगा. Let's take an average, $20 billion आएगा। एक बार जब डेट का बड़ा पैसा आएगा, तो अगर आप चाइना के मार्केट के, चाइना का जब बॉन्ड पहली बार ग्लोबल इंडाइसेस का पार्ट बना था, वहां से उनकी तकदीर जो बदली थी, अगर आप देखेंगे उनके यहाँ जो फ्लो आया, वो फ्लो चाहे डेट मार्केट, क्योंकि जो घटना घटी कि चाइनीज सॉवरेन बॉन्ड ग्लोबल डेट मार्केट का पार्ट बन गया, घटना ये घटी थी। पर प्रभाव क्या पड़ा उस घटना का, कि उस समय के बाद से वहां के डेट मार्केट में ही केवल नहीं, वहां के इक्विटी मार्केट में और वहां के प्राइवेट इक्विटी मार्केट में ह्यूज इनफ्लो आए। नाउ मेरा अपना अनुमान है, notwithstanding all the negative which we are talking right now, FPI ने कल $1 billion बेचा है, all and all, my own understanding is we are structurally in a situation where the second half of this calendar year, that one major event, that the Indian government sovereign bond became part of the global indices, that will trigger huge amount of flow, not only to the bond market, but to the equity market and to the private equity market. So I'm very, very hopeful from the second half onward in that sense. तो वो क्या 1 साल के, तो अगर 1 साल के लिए भी कोई निवेश कर रहा हो, यानी मार्च 2023 के लिए कर रहा हो, आई होप ही विल गेट अ डिसेंट 15-20% रिटर्न। द प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई। सर, आपके व्यू क्रिप्टो के बारे में क्या है? Garima, to be very frank, I am also trying to learn crypto. I am an old school finance person. I understand company का business model, management की integrity, their balance sheet, their cash flow statement, etc., etc. Crypto is a very new asset class. I'm not saying it's a bad asset class. I'm not ignoring it. वहां पे भी डिमांड सप्लाई है, पर कोई भी नया एसेट क्लास जब आता है, तो उसको मेरा जो अपना अनुभव है वित्तीय बाजारों को पढ़ने का, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है फाइनेंशियल मार्केट की, चाहे 19th सेंचुरी में हो, गोल्ड स्टैंडर्ड हो, डॉलर स्टैंडर्ड हो, या उसके पहले जब पॉन्ड स्टैंडर्ड था, या उसके पहले भी, अमूमन 40-50 साल लगते हैं किसी भी एसेट क्लास को मेन स्ट्रीम में आने में, सेटल होने में। नाउ क्रिप्टो में सेटल होने में, क्रिप्टो का इतिहास अभी 15 साल पुराना है। मोस्टली पॉपुलर 2010-11 के बाद ही हुआ था ये, 11-12 के बाद से सुनने में आया, तो 10 से 12 साल का इतिहास है ये। देखिए वित्तीय बाजार में क्या होता है कि वित्तीय बाजारों में बहुत सारी चीजें फैशन की तरह आती है, चली जाती हैं, बट कोई चीज आया और वो परमानेंट रह गया, उसके लिए उसको बहुत एक लंबा इम्तिहान पास करना होता है। आई एम नॉट सेइंग कि रैशनल नहीं है, बट एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्रिप्टो के साथ, कि अल्टीमेटली जो मनी सप्लाई होता है इकोनॉमी में, चाहे जब हम पुराने जमाने में बात करें 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी में, तो वहां का जो किंग होता था वो बताता था कितने सिक्के चलेंगे, यहाँ पे किंग निकालता था सिक्के को, राइट। राजा के हाथ में ही होता है कि कितना पैसा मेरे इकोनॉमी में घूमेगा। और आज मॉडर्न इकोनॉमी में नेशनल जब हो गया सारा कुछ, यूरोप का इतिहास देखें या यूएस का या इंडिया का इतिहास देखें, कितना रुपया इंडिया में घूमना चाहिए, ये आरबीआई डिटरमाइन, M1 M2 M3 जो मनी फ्लो के अलग अलग चीजें होती हैं, तो आरबीआई डिटरमाइंस कि इंडिया में कितना रुपया रहेगा, राइट।
Correct, Now sir. क्रिप्टो के अंदर में देयर इज नो वन सॉवरेन एंगल कि वो निर्धारित करे कितना नंबर ऑफ क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो अभी ये लिटमस टेस्ट चलेगा और उस बीच में ये करेंसी जो ये एसेट क्लास है क्रिप्टो का बहुत वोलेटाइल रहेगा। तो मे बी जब वो मंदी के दौर में रहे, तेजी में तो टच नहीं करना चाहिए। अगर मंदी के दौर में रहे तो आप अपने नेटवर्थ का छोटा हिस्सा 0.5% 1% क्रिप्टो में लगा दें, वो बुरा नहीं होगा। बिकॉज दिस इज एसेट क्लास विच हैज टू पास थ्रू, होता है ना, लाइक काफी सारी परीक्षाओं से पास करना है इसको अभी। राइट सर। सर आपको लगता है कि एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बजट से पहले तो? आ, See, मैं किसी से बात कर रहा था, किसी फोरम में था अभी कुछ दिन पहले। बाबा ने कहा दिस टाइम बैड विल बी गुड, दिस टाइम बैड विल बी गुड। आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बैड विल बी गुड। जनरली पॉपुलिस्ट बजट को बड़ा खराब माना जाता है। जब भी सरकारों ने बजट निकाले पॉपुलिस्ट टाइप के, जो सोशल सेक्टर में गरीबों के लिए, जो स्टाटा के नीचे वाले लोग हैं, उन पे ज्यादा फोकस होती है, तो वित्तीय बाजार बड़ा निराश होता है। क्योंकि वित्तीय बाजार को और चाहिए का बीमारी है कि सरकार और दे हमें, सरकार और दे हमें, सरकार और हमें फायदा दे। मुझे लगता है कि आज जो कोविड की वजह से, जो पैंडेमिक की वजह से सिचुएशन है, इंडियन इकोनॉमी ने काफी ग्रोथ किया है, 9% के ऊपर ग्रोथ किया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, करने वाली है। अगले साल भी 7-7.5% का चक्कर है। तो ये इंडिया ना दो भाग में डिवाइड हो गया है। एक इंडिया जो अर्बन है, लार्ज बिजनेसेस हैं, व्हाइट कॉलर जॉब हैं, हाई स्किल वाले लोग हैं, डिजिटल वाले लोग हैं, और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। और हमारी वजह से इकोनॉमी अच्छा कर रही है। बट एट द सेम टाइम हाफ ऑफ इंडिया नीचे वाले स्ट्रेटा में है, एसएमई है, एमएसएमई है, जो सर्विसेज इंडस्ट्री है, हॉकर्स, फुटकर वाले, फुटकर विक्रेता जिसको कहते हैं हम, राइट। जो लो स्किल्ड लोग हैं, जो नीचे का क्लास है, उन वो बहुत सफर कर रहे हैं। एंड फॉर एनी गवर्नमेंट दिस विल बी अ बैड पॉलिसी टू डिवाइड इंडिया इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट जो बूम कर रहा है और एक पार्ट जो बहुत सफर कर रहा है। ये बजट एज ए इकोनॉमिक प्रिंसिपल, एज ए इकोनॉमिस्ट मैं कह रहा हूँ, पॉपुलिस्ट होना चाहिए। अगर सरकार पॉपुलिस्ट नहीं करेगी तो मैं डिसअपॉइंटेड होऊंगा। दिस बजट शुड नॉट बी बिजनेस फ्रेंडली, अनलाइक लास्ट बजट। सरकारों ने इतनी अच्छी पॉलिसी, इस सरकार ने इतनी अच्छी पॉलिसी लाई है, पीएलआई की, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की, जो कॉर्पोरेट टैक्स कट इतना भयानक हो रखा है इंडिया में। सो मोस्ट ऑफ द थिंग which was good for economy to boom has already been done. It's a matter of only execution. आज इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का मतलब है हर साल 21 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, राइट। इस फाइनेंशियल ईयर में 9 महीने में कुछ 16.5-17 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है। यानी पॉलिसी, बजट इज ए पॉलिसी, और पॉलिसी के हिसाब से इस अर्थव्यवस्था को बूम करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को अलग ऊंचाइयों तक जाने के लिए जो कुछ भी पॉलिसी बननी थी, पीएलआई की, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की, कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर देने की, वो सारी चीजें हो चुकी हैं। ये जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम है जहां रिजल्ट आएगा और इकोनॉमी बूम करता हुआ दिखेगा। बट राइट नाउ द प्रायोरिटी इज अदर इंडिया, द अदर हाफ ऑफ इंडिया विच इज स्टिल स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। सो मैं मानता हूँ ये बजट डिसअपॉइंटिंग होना चाहिए। मतलब जब बजट खत्म हो तो बाजार मंदा हो, क्योंकि बाजार को तो और चाहिए हमेशा ना, हमेशा भूख होती है कुछ और मिल जाए। 12% रिटर्न आया है, 13 क्यों नहीं हो जाए, 14 क्यों नहीं हो जाए। बट नो, यू हैव टू बी वेरी वेरी बैलेंस्ड, because if you lose balance and other India suffers, it will not be good in the long term prosperity of ours only, right? We require a balanced growth of the whole nation. So मेरे हिसाब से बजट पॉपुलिस्ट होना चाहिए। सोशल कैपेक्स बहुत हेवी होना चाहिए। सोशल कैपेक्स का मतलब हाउसिंग फॉर ऑल, हेल्थ केयर, एडुकेशन, उन चीजों पे बहुत ज्यादा जोर होना चाहिए। और बाकी तो सरकारों ने कर ही दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑलरेडी 21-22 लाख करोड़ का सालाना पाइपलाइन है, उतना खर्चे नहीं हो पा रहे, उतने प्रोजेक्ट्स नहीं है इंडिया में कि खर्चे हो पाए, राइट। तो मेरे हिसाब से ये बजट को सोशल फोकस्ड, रूरल फोकस्ड, एसएमई फोकस्ड होना चाहिए, पॉपुलिस्ट होना चाहिए। दैट विल बी, उसका प्रभाव शॉर्ट टर्म में बहुत खराब पड़ेगा, मे बी 15-20 दिन की एक और मंदी आ जाए बाजारों में, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। बट फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर, for economy to shine, for Indian stock market to shine, that will be good thing to happen. So bad will be good. That's the catch. What I'm saying always. Bad will be good, right sir? सर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का आज की डेट में एवरी लाइक मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स टॉक अबाउट कि ऐसे स्टॉक्स उठाने चाहिए जहां पर बैटरी ड्रिवन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है. सो डू यू थिंक इलेक्ट्रिक व्हीकल एज अ टारगेट sector would boom in coming 1 year, or would it take more time because it's a large economy and things have to be managed? अभी कुछ structurally ground पे नहीं है. So what is your view on electric vehicle plus ethanol as a commodity? How should we look at ethanol as a commodity?
So let me handle the EV and ethanol separately. Let me handle the EV part. EV is a reality, Garima. The way we look at across the world market, the adoption of EV is going very, very high. पहला निशाना टू व्हीलर्स का होगा. टू व्हीलर्स में जो परसेंटेज ऑफ व्हीकल सोल्ड एवरी मंथ, वो ईवी कंटिन्यूअसली मार्केट शेयर लेता रहेगा और बहुत तेजी से लेगा. उसके बाद बारी आएगी जो हमारे टेम्पो ट्रेवलर हैं, थ्री व्हीलर्स टाइप की चीजें हैं. एंड थर्ड होगा पैसेंजर व्हीकल कार्स. एंड सीवी में होना नहीं है एटलीस्ट नेक्स्ट 5-7 ईयर्स. और ये बदलाव बहुत रैपिड होने वाला है. नाउ द चैलेंज एज ए स्टॉक इन्वेस्टर for you. So this is a reality. EV is a great opportunity. If you are a businessman, EV is a great opportunity. But if you are a stock investor, is EV a great opportunity? My answer is no. For a businessman, EV is a great opportunity. जो बंदा सही धंधे में जाएगा EV वाले में, he will make a lot of money. But equity investor पैसे नहीं बना पाएंगे. I am giving you 2 reasons for this. क्योंकि 2 विनर निकलेंगे और 10 लूजर्स निकलेंगे इस गेम में. ये गेम बहुत डिफरेंट होने वाला है. आज किसी भी अगर आप 1 लाख रुपए की बाइक देखेंगे तो उसमें हर कंपोनेंट 2000-1000 का है. सब मिला के गाड़ी की कीमत हो गई 1 लाख रुपए की. जो ओईएम खुद बनाता है इंजन, वो महंगा होता है और बाकी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. चाहे वो जितने भी पार्ट्स आप सोच सकते हैं गाड़ियों के, बैटरी का पार्ट होगा, क्लच का पार्ट होगा, ब्रेक का पार्ट होगा, रिम्स के पार्ट होंगे, टायर के पार्ट होंगे. ये सारे 2-3 हजार करके मिलते हैं और 1 लाख गाड़ी बन जाता है. राइट. ईवी में क्या होगा, 1 लाख रुपए की जो बाइक होगी उसमें से 40-45 हजार रुपया सिर्फ और सिर्फ बैटरी और बैटरी रिलेटेड चीजों का होगा. तो आज क्या है, हीरो मोटर एक बड़ा कंपनी है और हीरो मोटर अपने सारे कंपोनेंट मैन्युफैक्चर के ऊपर चढ़ के रहता है, वो बार्गेनिंग पावर पे रहता है. नाउ एक पर्टिकुलर कॉमन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर 40-50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल को कंट्रीब्यूट करेगा. सो बार्गेनिंग पावर बहुत, उसको टर्म्स ऑफ टेक्निकली दिस कॉल्ड टर्म्स ऑफ ट्रेड. हाउ बिटवीन टू बिजनेसेस और टू बिजनेसमैन टर्म्स ऑफ ट्रेड्स आर चेंजिंग. Correct, दिस sir. ईवी विल चेंज द टर्म्स ऑफ ट्रेड. ओईएम की बहुत बुरी होने वाली है. मेरे हिसाब से ओईएमओ की हालत बहुत बुरी होने वाली है. तो मैं, ईवी इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी. ईवी में बहुत पैसे कमाएंगे बहुत सारे बिजनेसमैन जो सक्सीड करेंगे, पर हर 2 सक्सेस के पीछे 10 फेलियर होगा, मैं श्योर हूँ. एज इक्विटी इन्वेस्टर यू विल हैव टू फर्स्ट बी लकी कि वही 2 आपने लिया, क्योंकि आज आपको ये भी अच्छा लगेगा वो भी अच्छा लगेगा, दोनों ईवी अपॉर्चुनिटी है, बट इसमें से एक फेल हो जाएगा. सो यू विल लूज लॉट ऑफ मनी. राइट. सो एज ए इक्विटी इन्वेस्टर मैं ईवी पे बेट करना सलाह नहीं दूंगा मैं. और एक तो क्या है कि जो कंपनियां ईवी में है, मान लो मिंडा इंडस्ट्रीज है, एज ए ऑटो, मैं ओईएम लेना ही मना करूंगा. मैं ओईएम तो बोलूंगा लेना ही नहीं है. टीवीएस लेना नहीं है, बजाज लेना नहीं है, हीरो लेना नहीं है मेरे हिसाब से राइट नाउ. बिकॉज इसमें एक नया क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों को सर्विस कॉस्ट नहीं आता है. तो आज आप हीरो मोटर खरीदते क्यों है, बजाज खरीदते क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि सर्विस एश्योर्ड है, उसका अपना सर्विस सेंटर है जहां गाड़ी खराब होगी. क्योंकि अल्टीमेटली आपके दिमाग में बाइक खरीदने के समय रहता है कि सर्विसिंग का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. राइट. ईवी के अंदर में चूंकि इंजन कंपोनेंट नहीं है तो वाइब्रेशन नहीं है बहुत ज्यादा, तो ईवी गाड़ियों को आपको सर्विस करानी ही नहीं है. तो जब सर्विस करानी ही नहीं है तो आप कोई नया मैन्युफैक्चरर भी अगर आप आज मान लो कि मैं एक नानोलिया बाइक निकालता हूँ, कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा कोई सर्विस सेंटर नहीं है, हमारा कोई वो नहीं है. हीरो खरीदेगा क्यों? क्योंकि गाँव गाँव में गली गली में उसके सर्विस सेंटर वाले मिल जाते हैं. बट जब सर्विस की जरूरत ही नहीं रहेगी तो ये जो ब्रांड फ्रेंचाइज है वो बहुत वीक पड़ने वाला है. तो मेरा अपना जो मैं आई मे गेट रॉन्ग, बट मेरा अपना मानना है कि ओईएम्स इज नॉट गुड स्पेस टू बी इन. इन कंपोनेंट देयर आर गुड कंपनी, मिंडा है, सोनाकॉम है, जो ईवी में अच्छा पाई है उनका. बट अगेन बी वेरी श्योर उनके वैल्यूएशन महंगे हैं और इनमें से भी कुछ फेल होंगे आगे चल के, बिकॉज दे हैव टू डू केपेक्स, और वो केपेक्स में बहुत लोगों की हालत खराब होगी. तो मैं बोलूंगा एज ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर ईवी इज नॉट अपॉर्चुनिटी फॉर अस. For economy, for businesses, EV is a great opportunity. For stock investor to make wealth, EV is a not opportunity to my mind. Come to ethanol, ethanol is a story. Ethanol को 20% blending 2024 तक होनी है और वो तय है. अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे तो करीब 30,000-35,000 करोड़ का मार्केट बनता है. यानी 30-35 हजार करोड़ रुपए का 2 फायदा होगा. पेट्रोल डीजल कम बिकेगा उतना, तो 35,000 करोड़ से पेट्रोल कम बिकेगा हमारे यहाँ पे. ठीक है. तो अब इंडियन ऑयल का और बीपीसीएल का इतना ज्यादा रेवेन्यू है कि 35,000 करोड़ कम भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा उनका, वो समुंदर है, थोड़े पानी निकल जाएंगे उनके. बट ये जो शुगर कंपनियां हैं जो इथेनॉल बेचेंगी, उनके लिए ये भयंकर बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज उनका करंट टॉप लाइन ही उतना बड़ा नहीं है, तो उनके लिए 2x अपॉर्चुनिटी है. सो इथेनॉल इज ए वेरी वैलिड अपॉर्चुनिटी. अगर आपको इथेनॉल प्ले करना है तो आप 2 तरीके से प्ले करें. एक तो शुगर कंपनी सिंपल प्लेन वनीला, बहुत वोलेटाइल है, करेक्शन में हो आप ले सकते हैं.
दूसरा, जो कंपनियां केपेक्स करती हैं, क्योंकि आप शुगर कंपनी में मशीन लगानी पड़ेगी इथेनॉल बनाने के लिए, राइट? यू हैव टू मेक सम मॉडिफिकेशन इन द प्लान टू डू इथेनॉल, राइट? सो जो कंपनियां केपेक्स करती हैं, प्राज इंडस्ट्री, जस्ट टू गिव यू अ नेम, again, I'm not recommending you when I'm talking any of the stocks name. I'm not recommending. For disclosure, I own Praj Industries in my portfolios. I mean, if you have seen my portfolio, Praj Industries owned by us. So as a disclosure to all of you. So the idea is EV जो opportunity, क्योंकि EV के अंदर में जो टॉप लाइन पूल है, जो रेवेन्यू पूल है, वो 2x अपॉर्चुनिटी दे रहा है अगले 3 साल के अंदर में, तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। EV मैं उतना पॉजिटिव नहीं हूँ एज ए स्टॉक मार्केट बायर। राइट सर, थैंक यू। प्रभात गुप्ता जी पूछते हैं, हाउ टू ट्रैंक्विल द पेशेंस of investor in spite of high correction in the market, or I quote different way, how to get rid of profit booking temptation. And what is the most dominant cause of sudden panic and selling pressure in the market? ये आपने बता ही दिया सर, but exactly मैं भी प्रभात जी के साथ हूँ। जनरली क्या होता है कि जब आप बोल रहे हैं कि 6 महीने की मंदी रहेगी, तो क्या सही टाइम होता है हम इन्वेस्टर्स का पैसा प्रॉफिट बुक करके रख लें कि बाजार में बने रहें? पहली बात तो प्रभात जी, आपके लिए भी 6 महीने की मंदी में थैंकफुली 3-3.5 महीने निकल गए हैं। मंदी स्टार्ट हुई है 18 अक्टूबर 2021 को। 18th of October 2021 निफ्टी मेड ए हाई ऑफ 18,600 लेवल। सो ऑलरेडी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मिडिल एंड ऑल्सो 3.5 मंथ निकल चुके हैं। सो ऑलमोस्ट हमें अब 1.5-2 महीने का और 1.5-2 महीने करेक्शन वाला फेज बचा हुआ है। सो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर अस। प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। आई एम नेवर अगेंस्ट प्रॉफिट बुकिंग। अगर आपने स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, कुछ शेयर ऐसे जरूर होंगे पोर्टफोलियो में जिनका बिजनेस मॉडल खराब हो गया होगा, जहां पे आने वाले समय में अर्निंग ग्रोथ ज्यादा दिख नहीं रही है, या उनका वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया होगा। तो वैसे कुछ कंपनियों में से निकल करके वैसी कंपनियों में जाना जहां पे आने वाले समय में अर्निंग ग्रोथ ज्यादा है और वैल्यूएशन ज्यादा महंगी नहीं है। सो यू कैन ऑलवेज मेक दिस काइंड ऑफ चेंजेस ऑन ऑन गोइंग बेसिस। सो व्हेनेवर करेक्शन का स्मेल आता है, थिंक व्हाट नॉट सेलिंग, थिंक व्हाट रीस्ट्रक्चरिंग, कि मुझे अपना पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करना है यहाँ पे। करेक्ट सर, अग्री विद यू सर कंप्लीटली। एंड सर एक और इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, कि हमें अपने पैसे को एलोकेट कैसे करना चाहिए? जैसे कोई कहते हैं कि गोल्ड इज अ गुड ऑप्शन, और प्रोबेबली रियल एस्टेट नाउ इज अ गुड ऑप्शन, और आप अपनी स्ट्रेटजीज कैसे बनाते हैं? हाउ वुड यू लाइक टू स्ट्रेटेजाइज योर इन्वेस्टमेंट? राइट, करीमा जी, बहुत allocation? वेरी वेरी फंडामेंटल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी इन्वेस्टर टू हैव, राइट? तो अभी क्या है, मैं अगर वित्तीय बाजारों को देखूं या ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बास्केट को देखूं, मेरा मानना है तकरीबन अगर आप अल्ट्रा 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 सुपर एचएनआई नहीं है, यू आर ए लिटिल बिट ऑफ एमएनआई एचएनआई कैटेगरी, तो आपका 30% पैसा तो रियल एस्टेट में ही होगा। चाहे आपकी ओल्ड घर हो या एक आध एक्स्ट्रा घर हो, अमूमन 1/3 पैसा रियल एस्टेट के अंदर में ही हमारे, आप उसको निवेश के फॉर्म में बोले, कंज्यूमर के फॉर्म में बोले, वो रहता है 30-35%, और वो होना चाहिए until you are not a billionaire with where it's not needed for you, right? There will be a smaller percentage. For normally of most of us who are few crores people, 30% will go to your house, to my mind. Another 10% will be in the form of gold and durables. हम इंडियंस के पास जनरली बिकॉज ऑफ व्हेन वी गेट मैरिड वी नेचुरली हैव सम अफेक्शन टू गोल्ड, तो तकरीबन 10% पैसा हमारा गोल्ड में या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, यू विल हैव ए टेलीविजन, यू विल हैव ए गैजेट्स इन योर होम, सो अराउंड 10-12% पैसा आपका 7-8% गोल्ड के अंदर में, 3-4% ड्यूरेबल के अंदर में आपके नेटवर्क का होगा ही होगा। तो आप ऐसे जोड़े 35% बात करी हमने, और फिर ये 12-15% और हो गया, यानी 50% तो हमारा बुक हो गया, जो टच एंड फील एसेट है, जिसको हम छू सकते हैं, घर को छू सकते, टच एंड फील प्रोडक्ट। सो बड़ा टेलीविजन सेट, गैजेट्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, दैट टेक्स केयर ऑफ 50% ऑफ आवर नेटवर्क। हमारे पास बचता है 50% नेटवर्क। वहां पे डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट और आपका इन्वेस्टिंग होराइजन कितना बड़ा है, आपको डिसाइड करना है क्या मैं फिक्स्ड इनकम में जाऊं या मैं इक्विटी प्रोडक्ट में जाऊं। देयर आर 2 एसेट क्लासेस रिमेन, और अगर आप ज्यादा पैसे वाले हैं तो सम एक्सोटिक प्रोडक्ट में भी, AIF में भी, ये सम ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स में भी सूटेबल, बट नॉर्मली दैट अदर 50 विल गो टू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, डेट एंड इक्विटी। ब्रॉड मेरा जो अनुमान है इंडिया के हिसाब से 10 इयर्स का, मैं इरेस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप, उस 50 के अंदर में 22 फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट एंड 32 इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेक सेंस। और ये 30-20 को आप बदल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन एज एंड रिस्क एपेटाइट एटसेट्रा, बट द ब्रॉडली ये दिखने का तरीका यही होगा, आधा हमारा रियल एसेट्स में, फिजिकल एसेट्स में, रियल एस्टेट, गोल्ड, ड्यूरेबल्स, बाकी आधा फाइनेंशियल मार्केट में, उस आधे के अंदर में 20%
to fixed income and rest 30 to equity will be an average allocation for investor. And how do you manage your portfolio, sir? That's also very the question from the client. Right. So I'll touch upon my PMS. Let me हम जो करते हैं कैसे, and first I'll tell you about the product और उसके अंदर में कैसा उसका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, and then I'll tell you about the clue कि वो अच्छा क्यों कर रहा है. Naturally अच्छे कर रहे हैं products हमारे. I'll just share you my presentation deck again. So some of you must be knowing Nanolia. I'm the CIO of the company, Chief Investment Officer. We are managing money for a very long, many years. Almost like 2009, we are managing money. And I'm happy to share with all of you that CRISIL जो रेटिंग एजेंसी, CRISIL का नाम आप सबने सुना होगा. CRISIL की रेटिंग होती है हर चीजों की, राइट? तो CRISIL अब PMS को भी रेट करता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को भी रेट करता है. We have been ranked second by CRISIL for the year 2020-21. So this is, and that tells you we surely must be performing well. And if you have invested in our money, in our portfolio, you must be knowing that. Just to give you some idea, I'll not go in all this thing. पिछले साल को हम दो भागे बांट सकते हैं. जो पिछला साल था 2021 कैलेंडर ईयर, और मैं सिर्फ एक साल का रिटर्न दिखा रहा हूं. मैं लॉन्ग टर्म दिखाऊंगा 105%, 120%, doesn't matter that much. I'll just show you last 1 year performance. लास्ट 1 ईयर को हम दो भागे बांट सकते हैं. 18 अक्टूबर के पहले का साल और 18 अक्टूबर के बाद का साल. बिकॉज 18 अक्टूबर को निफ्टी ने हाई बनाया, उसके पहले तेजी थी, 18 अक्टूबर के बाद मंदी थी. तो मैं 2021 को दो भागे बांट रहा हूं, 1 Jan to 18 अक्टूबर एंड 18 अक्टूबर से लेके लास्ट 31 दिसंबर तक का. ना पहले हिस्से में जब बाजार तेजी में थी, निफ्टी 100 had gone up by 33%. हमारे पोर्टफोलियो अप हुए 38%. तो तकरीबन 4.5 पौने 5% का अल्फा हमने तेजी में बनाया था. एंड मोर हैप्पी वेयर आई एम, जब बाजार गिरा है 18 अक्टूबर के बाद टिल 31 दिसंबर 6% की मंदी आई निफ्टी 100 में, हमारे पोर्टफोलियो सिर्फ 1.3% गिरे, यानी मंदी में भी 4.7, यानी पूरे साल में हमने 9% एक्स्ट्रा रिटर्न बनाया. जो बाजार ने रिटर्न दिए उससे हमने 9% ज्यादा पैसा बनाया. एंड ऐसा नहीं था किसी एक महीने हमने अच्छा किया, हमने तेजी में भी अच्छा किया, मंदी में भी अच्छा किया. सेम विद अदर, ये हमारा एरियस मल्टी कैप है. हमने 6% अच्छा किया तेजी के टाइम में, 3.5% एक्स्ट्रा रिटर्न बनाया मंदी के टाइम में. अगेन 9.5% का अल्फा फॉर द ईयर. यानी आप जो बाजार बढ़े थे 37 एंड 5.6, करीब 32% की तेजी आई मार्केट में, 32% की, और हमारा रिटर्न 41% का है फॉर द कैलेंडर. सिमिलरली हमारा थीमेटिक पोर्टफोलियो अगेन अबाउट 8-9% का हमारा अल्फा है. सो व्हाट द फंड वी मैनेज, they are performing very we are very happy to claim we are most consistent portfolio manager. I don't try to go for a home run. I want to make continue. It's like Rahul Dravid, छक्के छक्के मारना नहीं है ज्यादा, but consistently beat करते रहना है बाजार को. This is what our techniques are, and I'll give you what the raj for this is, because that's the main question कि हम फंड कैसे मैनेज करते हैं. This number just brought to give you context. देखिए क्या होता है, मैं बोलता हूँ मेजॉरिटी ऑफ अस आर वन आइड इन द मार्केट. एक तरफा ही देखते हैं. जैसे हमने अभी बात करी कि निफ्टी का रिटर्न ज्यादा नहीं है पिछले 4 साल का, तो आप क्या हो रहा है, लास्ट तेजी भी देख रहे हैं और 4 साल की तेजी भी देख रहे हैं, आप होलिस्टिकली देख रहे हैं बाजार को. नाउ पोर्टफोलियो के अंदर क्या होता है, कुछ पोर्टफोलियो मैनेजर सिर्फ क्वालिटी पे दिमाग लगाते हैं. आप देखते होंगे मीडिया में या बाकी जगह पे कुछ पोर्टफोलियो मैनेजर सिर्फ हम अच्छी क्वालिटी कंपनी खरीदते हैं, एंड दे आर वेरी इंसिस्टेंट अपॉन क्वालिटी, कि हम बिजनेस की क्वालिटी, बिजनेसमैन की क्वालिटी देखते हैं, खरीद लेते हैं. देन देयर आर फंड मैनेजर हु टॉक्स अबाउट ग्रोथ ऑल द टाइम, कि इतना बढ़ने वाला है, ईवी में इतनी ग्रोथ होने वाली है, स्पेशलिटी केमिकल में इतनी ग्रोथ होने वाली है, राइट. एंड देन देयर आर सम फंड मैनेजर वेरी फोकस ऑन वैल्यूएशन. तो बेसिकली आप जब खुद से कोई शेयर खरीदते हैं या किसी फंड मैनेजर को देखेंगे आप, तो वो किसी न किसी एक एक्सिस पे बहुत ज्यादा उसका फोकस होता है. कुछ फंड मैनेजर सिर्फ क्वालिटी बायस होते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, हम तो क्वालिटी शेयर लेंगे चले या ना चले. कुछ पोर्टफोलियो मैनेजर बहुत ग्रोथ देखते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा वैल्यूएशन चूजी होते हैं, राइट, कि हमें सस्ता ही लेना है, 10-12 से ज्यादा पी नहीं होना चाहिए, ईवी एबिटा 10 के ऊपर नहीं होना चाहिए. एंड देयर आर सम फंड मैनेजर, वेरी फेमस फंड मैनेजर, लुक एट प्रशांत जैन, HDFC म्यूचुअल फंड CIO, राइट. he all his portfolios are what very attractively valuation. उनके पूरे पोर्टफोलियो की पी सबसे कम होती है, राइट. एंड lot of respect for him as a CIO, as a senior to me. Lot of fund managers talk about quality all the time, and nowadays it has become very I would say it's a fad. आज की डेट में क्वालिटी भी एक नशा हो गया है, एक फैड हो गया है बाजारों के अंदर में, right. And there are some who talks about growth. Where we differentiate is we take a very balanced view of all three. We don't, हम तीनों पे ध्यान रखते हैं. We don't buy a company which is not quality company.
हम भी ये देखते हैं कि हमने जो कंपनी लिया वो हर हाल में क्वालिटी का हो, बट हम ये भी देखते हैं कि हर हाल में वो कंपनी ग्रोथ कर रहा हो अगले 3 साल के अंदर में। जैसे अभी निफ्टी की बात करी 2024 की मैंने, तो मैं ये देख लेता हूँ कि मेरे सारा पोर्टफोलियो का जो शेयर है वो हर हाल में अगले 3 साल में अर्निंग ग्रोथ देने वाला है ना। मे बी ये कंपनी है जो बहुत हाई क्वालिटी कंपनी है, बहुत ही हिंदुस्तान लीवर है, बहुत हाई क्वालिटी कंपनी है, पर अर्निंग ग्रोथ कितनी है? 6% की है। यानी क्वालिटी कंपनी है पर ग्रोथ नहीं है, राइट। और साथ के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि वैल्यूएशन में अपसाइड है ना, उसका जो वैल्यूएशन मल्टीपल का रेंज होता है, मान लो उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो, टू बी वेरी सिंपल, अगर उसका प्राइस अर्निंग रेशियो 15 से 25 का होना चाहिए, तो आज उसका वैल्यूएशन ऑलरेडी 25 हो गया, तो क्या फायदा है लेकर के? हाई क्वालिटी कंपनी है, गुड ग्रोथ कंपनी है, पर वैल्यूएशन ऑलरेडी 25 का चल रहा है। सो व्हाट इज द हाउ वी मेक इन्वेस्टमेंट इज वी लुक फॉर क्वालिटी कंपनी। आप जो पोर्टफोलियो में शेयर्स देखेंगे हमारे, दे आर ऑल गुड क्वालिटी कंपनी, बट वी मेक श्योर वी बाय ओनली दोज गुड क्वालिटी कंपनी जिसका नियर टर्म में ग्रोथ है, जिसकी नियर टर्म में अर्निंग ग्रोथ होने वाली है। एट द सेम टाइम वी इंश्योर कि जो वैल्यूएशन एनवेलप है उसके अंदर में रूम है हमारे पास उस स्टॉक को लेकर के। तो कई बार ऐसी कंपनियां होती हैं जो हाई क्वालिटी होती हैं पर ग्रोथ होता नहीं है, हम छोड़ देते हैं, लेते नहीं है। दोनों होता है, लेकिन बाजार हमसे ज्यादा स्मार्ट है, उसकी वैल्यूएशन को पहले ही बढ़ा चुका है, तो भी हमें छोड़ना पड़ता है। सो बेसिकली आर इन्वेस्टिंग taking a very balanced view of all the three unique characteristic of fundamental, that is quality, growth and valuation। नहीं तो हम जनरली कैरी अवे हो जाते हैं। कोई अगर मंदी आया तो हर आदमी बोलेगा कि अब से मैं सिर्फ क्वालिटी खरीदूंगा, जो क्वालिटी मंदी में गिरता कम है। तो आप 2019 में क्वालिटी बहुत पॉपुलर हो गया था, 2020 में भी क्वालिटी बहुत पॉपुलर हो गया था, 21 में रिटर्न ही नहीं बनाया इन लोगों ने। सारे के सारे फंड मैनेजर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं क्वालिटी वाले, राइट। वैसे ही जब तेजी का बाजार आएगा तो ग्रोथ वाले बड़े एक्टिव हो जाएंगे। तेजी के बाजार में वो छक्के मारते रहते हैं लगातार कि ग्रोथ, तेजी के बाजार में ग्रोथ बहुत चलता है, पर जब मंदी आता है इनकी टांग टूट जाती है, राइट। तो इनकी तेजी में परफॉर्मेंस खराब होती है, इनकी मंदी में खराब होती है। ये 4-5 साल खराब ही करते हैं या 4-5 साल अच्छे ही करते हैं, बट वंस यू मिक्स द थ्री इन ए वेरी scientific manner, what you get is the return that I showed you, consistency on year basis, on leg basis, right? So this is how we manage money. We try to be very disciplined. We don't want to be carried away by one of the axes. We always take a very balanced view of all the three important characteristics of how you pick a stock, how you construct a portfolio. So that's the key. And we are doing this for good many years, and there is no point I'll change this in the next 5, 6, 7 years also. और मजे की बात है इन्वेस्टर्स की, कितनी बार शैलेंद्र जी बोलते हैं कि मैंने तो बाजार ही नहीं देखा कि बाजार में क्या चल रहा है। I don't track markets. Right. So because if you are a long term and a quality investor, then you don't need to track markets on daily basis. It is by default that you have bought something good. So one of the investor also asked कि plywood as a sector आपको कैसा लगता है? जैसे आप अगर housing की बात करें, 3 साल से housing is not a sector which has grown, but as an auxiliary of a housing like ceramics or plywood, do you find some attraction as a valuation in these companies, or do you still want to stay away from them? दो चीजें हैं यहाँ पे। हाउसिंग से जो एंसिलरी सेक्टर है, दे विल डू गुड, द बिजनेस विल बी हैपनिंग गुड, चाहे वो पेंट का बंदा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वायर वाले कंपनियां हो, केईआई एंड ऑल, चाहे वो प्लाईवुड वाले हो, चाहे वो सिरामिक वाले हो या टाइल्स वाले हो, कजारिया हो या सेरा हो या प्लाईवुड वाली कंपनी हो, दे ऑल विल हैव अ गुड बिजनेस इन द गोइंग फॉरवर्ड। But will I recommend you to go and buy all this? I'll not recommend for two reasons. One, उनका जो धंधा बहुत तेजी से बढ़ा है लास्ट 1 ईयर में आफ्टर द कोविड के बाद ग्रोथ और ज्यादा हो गया, चाहे सेरा सिरामिक हो, कजारिया सिरामिक हो, या इवन लैमिनेट वाली कंपनियां हो, या क्योंकि क्या हुआ, जो छोटी या सुमानी है, क्योंकि जो छोटी कंपनियां हैं, जो उस सेक्टर की जो एसएमई एमएसएमई है, वो बहुत लाइन से बंद हो गई है। और जैसा मैंने कहा, आने वाले समय में एसएमई में रिवाइवल होना चाहिए, एटलीस्ट गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए रिवाइवल करने का, बिकॉज दिस इज नॉट गुड फॉर ओवरऑल इकोनॉमी। सिर्फ बड़ी कंपनियां अच्छी कर रही हैं, ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। क्यों? आई गिव यू वन सिंगल रीजन फॉर दैट। बड़ी कंपनियां कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, एचआर इंटेंसिव नहीं होती हैं। बड़ी कंपनियों का बड़ा खर्चा फाइनेंशियल खर्चा होता है, वेजेज एंड सैलरी नहीं होती है। एसएमई का और एमएसएमई का बड़ा खर्चा उनका एम्प्लॉय कॉस्ट होता है, न कि कैपिटल कॉस्ट होता है। यानी छोटी कंपनियां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इकोनॉमी के लिए ज्यादा अच्छी हैं। नाउ बिकॉज ऑफ एसएमई एंड एमएसएमई कोलैप्स, the market share of these listed players in a paint or electrical wire or tiles and or ceramic and laminates, उनका बहुत अच्छा अभी मार्केट शेयर पेनिट्रेशन बढ़ गया है। पर मुझे लगता है उनका मार्केट शेयर और ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग फॉर एसएमई ताकि कंपटीशन वापस से वहां पे आए, नंबर 1। नंबर 2,
वैल्यूएशन इन ज्यादातर सेक्टर की कंपनियों का, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ज्यादातर कंपनियों का वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं है। यानी अच्छी कोई 10-12-15% से ज्यादा का ग्रोथ मुझे लगता नहीं है कि वहां शेयर प्राइस में अगले 3 सालों में होने वाला है, बिकॉज उनकी जो मार्केट शेयर गेन हुई है उसको उनके प्राइस ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है टू ए लार्ज एक्सटेंट। तो अगेन सेक्टर अच्छा है, सेक्टर में ग्रोथ होगा, पर स्टॉक प्राइसेस उतने गेन देंगे, मैं उस पे उतना पॉजिटिव नहीं रहूंगा। So another question is from Harshita. She wants to ask, what about energy sector, sir? What is your view on energy sector? And keeping in mind the demand of renewable energy, do you think Right. this is a sector which we should make money on? सी एनर्जी में बहुत सारे डिसरप्शन हो रहे हैं, राइट। हम बहुत साल तक बड़े स्टेबल एनर्जी रिजीम में थे, दैट वाज कोल पावर प्लांट्स, दैट वाज क्रूड एंड देन रिफाइनिंग, और ये हमारा दो मेन सोर्स था, क्रूड रिफाइनिंग, कोल एंड पावर प्लांट्स, दे वर द मेन एनर्जी सोर्सेज। लास्ट 10 सालों में डिसरप्शन हुआ है, और अभी फॉर सम रीजन क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, मैसिव मैसिव डिसरप्शन हो रहा है, राइट। आज से 10 सालों के बाद हमारा मेजर सोर्स ऑफ पावर क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, whether the fossil fuel will be our major, maybe crude will be our major energy source, or it will be all the electric vehicle, all the battery pack that is getting constructed, or solar will be the main player. Right now the things are not very clear. You might read n number of article जो आपको बहुत कन्विंसिंगली बोल रहे हैं भविष्य में इतना ये होगा, मैं ही मानता हूँ। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से क्रूड में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तो आज क्रूड की प्राइस कितनी $90 पहुंच गई है, नॉट बिकॉज ऑफ डिमांड ज्यादा है। हम सब बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, हम सब बात कर रहे हैं सोलर हो जाएगा, पर क्रूड का भाव बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में हो नहीं रही है, क्योंकि लोग डर रहे हैं कि पता नहीं आगे क्रूड बिकने वाला नहीं है, तो मैं नया क्रूड का एक्सप्लोरेशन क्यों करूं, राइट। सो ये पूरा एनर्जी बास्केट एक बहुत बड़े टर्मोइल में जा रहा है, बहुत बड़े टर्मोइल में जा रहा है। आज से 10 सालों के बाद नेचुरली देयर विल बी सम विनर एंड लॉट ऑफ लूजर्स, टेक माय वर्ड, देयर विल बी फ्यू विनर्स एंड लॉट ऑफ लूजर्स इन दैट, जो उसमें केपेक्स करेंगे और पैसा उनका डूबेगा। बी वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। जब भी कोई सेक्टर है, मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कहा, कोई सेक्टर जब मेजर डिसरप्शन में जाता है, जहां पुराना जो बुनियाद था, पुरानी जो जो थ्योरी थी, पुराना जो मार्केट शेयर था, वो मैसिवली डिसरप्ट होने वाला हो, वैसे मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लोग लूजर ही होते हैं, कभी गेनर नहीं होते हैं। जितने भी मैनियाज हुए हैं, अल्टीमेटली स्टॉक इन्वेस्टर लूजेस मनी। 2000 के समय में इंटरनेट आया और बहुत बड़ा बूम था स्टॉक मार्केट में, नैस्डैक ने बहुत बड़ी उछाल लगाई थी 98, 99, 2000 में, बट मेजॉरिटी इन्वेस्टर बर्न देयर फिंगर्स देयर आफ्टर, बिकॉज जब भी किसी सेक्टर में जब बड़ा डिसरप्शन होता है, यू नेवर मेक मनी। बहुत सारे लोग आपको बहुत ज्ञान देंगे, ईवी में ऐसा होने वाला, ये शेयर 20 गुना हो जाएगा, एनर्जी में ये बदलाव आ रहा है, ये शेयर 20 गुना हो जाएगा। फोक्स, टेक माय वर्ड, मेरा जो अध्ययन है पिछले 500 सालों का इतिहास जो मैंने पढ़ा है, मैनिया में सिर्फ स्पेकुलेटर कमाते हैं जो लकी होते हैं, इन्वेस्टर कभी पैसा नहीं कमाता है। इन्वेस्टर का मतलब होता है जो लेके शेयर रखता है 3 साल तक, वो वैसे समय में पैसा नहीं कमाता है, वहां पे आपको गैम्बल करना होगा, स्पेकुलेट करना होगा, ट्रेड करना होगा। तो एज ए इन्वेस्टर मेरे लिए एनर्जी सेक्टर, ईवी सेक्टर बिल्कुल अवॉइड है, क्योंकि हो सकता है कल को रिलायंस सबसे बड़ा कंपनी बन जाए इंडिया का इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वी डोंट नो टुडे, राइट। मे बी एनटीपीसी बहुत छोटा हो जाए, अदानी ट्रांसमिशन बहुत बड़ा कंपनी हो जाए, वी डोंट नो टुडे फॉर श्योर। आई थिंक I'll say avoid to these both EV and energy is avoid for me as a stock market investor. Thank you, sir. Last but not the least, and then we can open the forum in case any of our investor would like to share their views and want to ask you something directly. Sir, I would like to know, by applying conservative approach of 18 PE, not 24, which we consider while computing CAGR, how much can we expect in coming year, and also a delta expecting return considering 3 years average return, not 4 years as we consider. गरिमा, पहले तो मैंने बात करी 2024 फाइनेंशियल ईयर की, जो सिर्फ 2 साल 2 महीने दूर है। मार्च 2024 हमसे ज्यादा दूर नहीं है, 2 साल 2 महीने दूर है। तो मैंने बहुत छोटा होराइजन का बताया है, मैंने कोई लॉन्ग टर्म वो नहीं करी है। और ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है, आई मिस द नेम, बहुत अच्छा हाईलाइट किया उन्होंने कि अगर 18 टाइम हुआ तो क्या होगा। अरोरा जी, हाँ, अरोरा जी ने पूछा कि 18 पे अगर पी रह गया तो क्या होगा, हमने 24 का कैलकुलेशन करा है। करेक्ट अरोरा जी। तो देखिए क्या होता है कि साल के अंदर में 18 टाइम और 24 टाइम का गेम चलता रहता है। कभी पैनिक आती है तो 18 टाइम हो जाता है, बट नॉर्मली 24 जाता है। नाउ अगर 18 टाइम रह गया तो जो हमारा अनुमान है 1017 का, उसको अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको करीब 18,400 का लेवल आता है, राइट।
अगर आप मल्टीप्लाई करें वहां पे तो 18,400 का लेवल आता है। तो अगर हम 17,300 में पैसे लगाते हैं 17,200 पे, तो हमको 8% का रिटर्न मिल रहा है, करेक्ट, राइट? बट थिंक अबाउट इट, दिस इज व्हाट द मार्केट इज। यानी इवन इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो, कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया और पी 18 पे जाकर के बिल्कुल रुक सा गया, somebody से कि स्टैच्यू अब 18 के ऊपर जाना ही नहीं तुमको, 18 पे आ गए वहीं बैठे रहो पूरे साल, अगर वैसा भी धोखा हो गया हमारे साथ, हमें लॉस तो लगने वाला नहीं है। नाउ रिमेंबर द रूल ऑफ बर्न बफेट, rule number 1, never lose money. This is how what is mean that even in a worst case scenario, worst case P हो जाता है, तब भी you will make more than your savings deposit, more than your kind of FD return मिल जाएगा आपको। नाउ स्टॉक मार्केट है 2 साल 2 महीने की अवधि में कह रहा है कि वर्स्ट केस में बॉस, अगर वर्स्ट केस हो गया तो भी आपको लॉस लगने वाला नहीं है, आपका एफडी का ब्याज निकलने वाला है इक्विटी मार्केट से। और वैसा नहीं हुआ, बाजार नॉर्मल रहा, वर्स्ट केस जाते ही किसी ने स्टैच्यू नहीं बोला कि अब रुक जाओ 18 पे ही, तुमको हिलना नहीं है यहाँ से, तुमको अब 24 जाना ही नहीं कभी भी, ऐसा भी हो गया तब भी हमारा पैसा एफडी के ज्यादा बनने वाला है, राइट? सो दैट इज द वे टू लुक एट इट। इनफैक्ट जब मैंने अभी जस्ट लाइटली मैंने रिमार्क किया बफेट रूल नंबर 1 का, व्हेन ही सेज रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, इसका मतलब यही है कि जो आपका जो इन्वेस्टिंग होराइजन है उसमें वर्स्ट केस में आपको क्या होने वाला है। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग वेरी बुलिशली टू यू, क्योंकि मुझे पता है कि इवन वर्स्ट केस में आई एम कवर्ड, राइट? सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू प्ले। इन वर्स्ट केस यू मेक little more than FD return. In a good case, you make good amount of return. Very good return. Since government is investing and creating favorable scheme for green energy, how could you be sure that it's not a good call for shareholders, sir? दो कारण से होता है। देखिए क्या होता है कि इनिशियल कोई भी घटना घटती है, आज सिंपल जोमेटो है, पेटीएम है, एक समय आया डिजिटल पेमेंट का, 2000 आज से 8-9 साल पहले से डिजिटल पेमेंट स्टार्ट, 2013-14 में आपने पहली बार या 2015 में पहली बार लाइफ में आपने पेटीएम यूज किया होगा मोबाइल रिचार्ज करने के लिए। 17 आया, चीजें बदल गई और ड्रामेटिकली पेटीएम का यूज बढ़ गया। बट क्या आपने पैसे कमाए या प्राइवेट इक्विटी वाले ने पैसे कमाए? मैं क्या कह रहा हूं आपको, आगे चल के बहुत बड़ा होने वाला है ग्रीन एनर्जी, बट उसमें हमारे जैसे सेकेंडरी मार्केट वाले, स्टॉक मार्केट वाले लोग पैसा कभी नहीं कमाते हैं। यानी डिजिटल पेमेंट कितना बड़ा हो गया आज कोई भी आप कोई भी कंपनी कल्पना कर सकते हैं। हमारे लिए जो कंपनियां मैसिव ग्रोथ में जा रही हैं वो शेयर बाजार में कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी देती ही नहीं है। पूरे आप हिस्ट्री देख ले पूरे शेयर बाजारों का, राइट? एक आध कोई एग्जाम्पल होता है जो कोई देख लेता है और उसको बोल करके लोगों को पटाता रहता है कि देखो वो एक शेयर बढ़ा था, 20 गुना हुआ था 10 साल के अंदर में। वो एक सिंगल एग्जाम्पल है। आज इंडिया में 10,000 कंपनियां लिस्टेड हुई हैं, उसमें से कोई एक वैसा निकल गया, उसको आप कैसे ढूंढ पाएंगे? वो तो प्योर, इसलिए मैंने कहा ना, दो ही चीजें कमाएंगे आप, लक से या स्पेकुलेशन से। आप इन्वेस्टिंग से नहीं कमा सकते डिसरप्टिव इंडस्ट्री में। डिसरप्टिव मतलब नॉट इन अ रॉन्ग सेंस, जहां पे बहुत मैसिव चेंज आ रहा है, वैसे किसी भी सेक्टर में सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर पैसे नहीं कमाता है, मेरी अपनी खुद की एम्पिरिकल अंडरस्टैंडिंग है। बट यस, उसके लिए आपको लकी होना होता है, या आपको स्पेकुलेट करना होता है, या आपको प्राइवेट इक्विटी करनी होती है। सेकेंडरी मार्केट में वेल्थ क्रिएट नहीं होते हैं उन सेक्टर में जहां डिसरप्शन हो रहा है। That is my thesis. I would like to get wrong in future because somebody will make money on that. But my own understanding, जो मेरा जो limited knowledge है पिछले 400-500 सालों का जो देखा है मैंने, ये सब मार्केटिंग गिमिक होते हैं कि ऐसा हो रहा है, इतना 10 गुना होने वाला है, वो सेक्टर में 50 गुना ग्रोथ है। अरे मार्केट पहले ही फैक्टर कर रखा है उसको। सेकेंडरी मार्केट वालों को अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है बॉस, बी हम्बल इन दैट सेंस। थैंक यू सर। यहाँ पे क्या हमें 18-20% ही दिमाग लगाना है और वही मिलता है। आप वही मिला है आज तक, भविष्य में आप किसी को ज्यादा नहीं मिला है। बफेट के भी जो ग्रोथ है वो 24% के है एनुअलाइज्ड, राइट? ऐसा नहीं कि 240% एनुअलाइज्ड है। तो कोई अगर आपको बताता है कि सेक्टर में 200% का रिटर्न आने वाला है तो गॉड ब्लेस हिम, ऐसा होता नहीं है कभी। So we will open for our forum for the investors in case they want to ask something to you. Sure. Thank you. I think who's there? Pratap, you're there. We can unmute. Somebody else wants to ask question, or we can wind up. How? Jack, can we unmute? Jack, can we unmute all? Yes, sir. We can. Everybody can unmute themselves to ask them any question. Okay. So whoever have to ask questions, please unmute yourself. Hello. Good evening, Garima, and good evening, Shailendra. Good evening. This is Harkishan Singh, and I would like to ask you, what about the future of solar energy? See, again, as I said, Mr. Singh,
जो भी सेक्टर के अंदर में wherever there are a massive growth opportunity happening, usually stocks are very, very costly to start with. Say, for example, you said about solar energy. So there is a company which makes solar panel, right? Gujarat Borosil, and a lot of there are two companies in that sector. I'm not recommending either, or I'm not saying don't buy. I'm just giving you my opinion. Tomorrow, you never know, Reliance will be the biggest company and will make every company go out of sector, right? So what I'm saying, there is a great opportunity. Solar energy is a thing to happen, right? But tomorrow, which company will be the HDFC Bank of solar? I don't know today, and no one knows for sure. हमें क्या होता है जब 97 में नए नए बैंक आए तो जिस बंदे ने HDFC बैंक लिया, he made lot of money, right? So when a new sector has happened, so for example solar has happened, now the guy who will pick the HDFC Bank of solar will make huge amount of wealth. There I have a concern. मुझे लगता नहीं है कि जो छोटे वाली कंपनियां हैं कोई वैसी होने वाली हैं. If I have to bet on energy for future, including solar, I'll bet on Reliance only in that sense. Thank you, Garima. Thank you, Shailendra. Yeah, thanks. Hello, sir. Good evening, sir. Good evening, ma'am. It's Aman. Sir, I just wanted to ask. Everybody says in these days कि India is a growth opportunity. Next 10 years, India would be a boom and all. कि India की growth बहुत है. तो how do you see the financial sector? Already 5 साल में हमारा financial sector double हो चुका है. तो आप अब ऐसे बोल रहे हो कि massive disruption आती है किसी sector में, तो that's also a speculation वाली चीज. अब अगर हम इसको ऐसा देखा जाए, अगर इंडिया में ग्रोथ आनी है, वो बूम आना है, तो फाइनेंशियल सेक्टर विल ब्रिंग अ बूम एज आई सी दैट. क्योंकि जैसे हमने देखा पिछले 1 साल में भी रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा आए हैं मार्केट में, उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो गई है. दैट मींस फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा बहुत तो बूम करेगा ही करेगा अगर रिटेल सेक्टर की पार्टिसिपेशन और बढ़ती है मार्केट में. तो सर वही अब आपकी वाली बात आ गई सर कि मैसिव डिस्ट्रप्शन आना ही है फिर सेक्टर में. तो हाउ कुड वी जस्ट like if anybody wants to bet on that, what's on your view on that कि उसका कौन रिलायंस बनेगा सर उस सेक्टर का? Yeah, man, excellent question, and very relevantly you brought the two topic together, disruption and कौन बनेगा. See, think about it. Look at life insurance, for example. There's a part of I'll take the whole gamut of financial sector. I'll take insurance, I'll take broking, I'll take AMC and the banks. 4 separate category. Look at life insurance. HDFC Life और SBI Life will remain a big life insurance company. Disruption है वहां पे, पर जो ऊपर के 4 कंपनियां हैं, ऊपर की जो 5 कंपनियां हैं, LIC, SBI Life, HDFC Life और SBI Life, उनका मार्केट शेयर इतना ज्यादा है बाकियों से कि they will remain the top 5 company even after 10 years, right? So there is a disruption because of technological changes, but the top 5 players are not going to change in the next 5 years. So great opportunity. Buy HDFC Life, buy SBI Life. So again, for disclaimer, you must consult advisors and all. I'm not here to recommend you. But say for insurance company, ICICI General Insurance, it will be a consistent 18% compounder for the next 30 years, not take 5-10 years. It will be a 20-year story, right? Because now the 2-3 players who are on the top, they will remain on the top because the size they have gone, the traction they have gone is so high, the scale is so high. It's like SBI. इतना डिसरप्शन हुआ, SBI फिर भी नंबर 1 बैंक बना हुआ है because you are sitting in such a massive market share that you will remain top player. So their wealth creation will happen, right? So insurance, life insurance हो या non life हो, ICICI GI हो या SBI Life हो, I would ask you to buy and hold it for 10 years. It will be a good compounder. Now get to AMC. AMC के अंदर में you have HDFC AMC, Aditya Birla Sun Life AMC, you got UTI and couple of Reliance, Nippon and all, right? Again, there are disruption in terms of how the AMC का product बिकेगा बाजार में. Grow आ गया, Zerodha आ गया, etc. But जो HDFC AMC है या आदित्य बिरला है या बाकियों की जो market share है, वो बहुत consistently top पे चिपके पड़े हैं. कोई disruption नहीं है market share में उनके. So buy, I think ABSL is selling at what 15 का PE पे या 16 के PE पे चल रहा होगा वो. Right? So again, a good company to own for a longer period. So I spoke about insurance, I spoke about AMC. Look at the broking space. ICICI Direct, इतने competition आ गए, disruption हो गया, remains top 3 brokers, right, of India in terms of trading turnover, in terms of number of demat account, number of customers. तो कहने का मतलब जहां disruption हो रहा है, पर top 3 का player decide हो चुका है पहले से, right? जहां पे top 3 के player decide हो चुके हैं पहले से. So what you do is, again, you have a winner there, right? Come to banks. Now, whatever be the disruption, HDFC Bank जो number 2 bank of India है, SBI जो number 1 bank है, और ICICI जो number 3 bank है, ये top 3 में ही रहेंगे. You go and look at all the data in terms of their deposit franchise, their
any parameter, fee incomes, any customer franchise. This is very rule of 3 set हो चुका है वहाँ पे. So buy all 3, there will be consistent compounder, believe me. Right? So that's financial sector के अंदर में disruption is not going to hurt the incumbent top 3 players in respective sub segments, right? So that's a good space to own for long term. I hope I Thank you, addressed you, sir. Aman. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Aman. Thank you so much, sir, for your inputs and valuable time. It's almost 1.5 hours and we are talking non-stop and asking you questions. We will again invite you to understand again futures of the market, maybe next quarter. And thank you on behalf of private bankers and from all the team and the investors who joined us today. So we thank investors as well for sparing time on Saturday. And Shailendra sir, special thanks to you. You've been always so humble to attend and take the request in one go from private bankers. Thank you so much, and thank you investors for joining us. We will also see you soon, giving you update on what will happen and the changes happening after the special event on 1st Feb. That's the event of budget. Plus, next quarter, we'll again call Shailendra sir and update us how to go about on the markets. Sure. Thank you so much, sir. Thank you, Garima. Thank you. Thank you. Shailendra sir. Thank you. Garima, thank you to give an Thank you, opportunity to sir. all, give an opportunity to everybody to join a very good session of Shailendra Kumar. Thank you, Shailendra ji. So Thank nice you, of Mr. you. Singh. Thank you, Mr. Singh. Thank So you. nice of you. Sure, thanks. Thank you for an educative talk. Thank you very much.